हमारे स्टूडेंट्स, आज हम लोग 12th लेखांकन में एक नया चैप्टर प्रारंभ कर रहे हैं। नए साझेदार का प्रवेश। जब भी कोई कार्य हम प्रारंभ करते हैं तो शुरुआत में गिने चुने लोग रहते हैं, या हम ये कहें कि शुरू की कठिनाइयाँ परेशानियाँ देखकर लोग आपको उतना साथ नहीं देते हैं, लेकिन जब कोई कार्य सफल हो जाता है तो लोग उससे जुड़ना चाहते हैं। साझेदारों ने अपनी साझेदारी प्रारंभ की तो शुरू में कुछ गिने चुने साझेदार थे, लेकिन जब वो फर्म सफल हो जाती है, व्यापार चलने लगता है, फर्म को लाभ होने लगता है, तो ऐसी स्थिति में नए लोग फर्म से जुड़ना चाहते हैं। तो आज हम जो चैप्टर प्रारंभ कर रहे हैं, नए साझेदार का प्रवेश। जब भी कोई व्यक्ति, एक नया व्यक्ति फर्म से जुड़ता है तो फर्म में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आता है। एक फिर से नया एग्रीमेंट करना पड़ता है, नया समझौता होता है। पहले पता चला 4 साझेदार थे, अब एक और आ जाएगा तो फर्म में 5 हो जाएंगे, तो नए सिरे से एक नया एग्रीमेंट होगा, लाभ बांटने का ढंग चेंज होगा। इसके साथ साथ एक और बात जुड़ती है, वो ये है कि फर्म को स्थापित करने में पुराने साझेदारों ने मेहनत की, और जो नया साझेदार आता है उसे तो सब कुछ बना बनाया मिला। तो ऐसी स्थिति में पुराने साझेदार अपने मेहनत का प्रतिफल भी चाहते हैं। उसी प्रकार से जब एक नया साझेदार फर्म में प्रवेश करता है तो वह फर्म की आर्थिक स्थिति से वाकिफ होना चाहता है, यानी आर्थिक स्थिति को जानना चाहता है। कई बार पता चला जो उसने आपकी बाहर से आर्थिक स्थिति देखी, बाहर से जो आपकी संपन्नता देखी फर्म की, वास्तव में वो एक शोबाजी है, उतनी संपन्नता नहीं है जितनी दिखाई दे रही है। तो ऐसी स्थिति में उसके लिए तो नुकसान रहेगा। तो जब भी कोई नया साझेदार फर्म में आता है तो वह फर्म की आर्थिक स्थिति से वाकिफ होना चाहता है। तो ऐसे अनेक प्रकार के जो परिवर्तन हैं एक नए साझेदार के प्रवेश पर फर्म में होते हैं। तो आज हम लोग थोड़े से देख रहे हैं कि एक नए साझेदार के, यानी साझेदार के प्रवेश पर फर्म में होने वाले परिवर्तन। तो इन परिवर्तनों में सबसे पहला आ जाता है लाभ विभाजन का नया अनुपात। यानी जब एक नया साझेदार फर्म में प्रवेश करता है तो ऐसी स्थिति में उसे लाभ देना पड़ता है। यह लाभ जो है 4 कैटेगरी में फर्म से दिया जा सकता है। पहली वो स्थिति होती है कि जब फर्म में एक नया साझेदार प्रवेश कर रहा है और उसे हिस्सा फर्म दे रही है। फर्म देने का मतलब यह है कि साझेदार ये तो चाहते हैं कि नया साझेदार फर्म में प्रवेश करे, लेकिन वो ये नहीं चाहते कि एक नए साझेदार के प्रवेश करने से जो उनको मिल रहा है उस पर ज़्यादा प्रभाव पड़े, यानी जो उनके आपसी बांटने का ढंग है वह परिवर्तित ना हो। तो पहली स्थिति होती है लाभ विभाजन के नए अनुपात में कि जब नया साझेदार फर्म में प्रवेश करता है तो वह फर्म से हिस्सा लेता है, पुराने साझेदारों के अनुपात यथावत यानी ज्यों के त्यों। सेकंड नंबर की कंडीशन आती है कि जब सभी साझेदार चाहते हैं कि नया साझेदार फर्म में प्रवेश करे, और जब नया साझेदार फर्म में प्रवेश करने पर सभी की सहमति है तो नए साझेदार को सभी साझेदार समान रूप से हिस्सा देते हैं, यानी सभी साझेदार उसे समान रूप से त्याग करेंगे। यानी जितने पुराने साझेदार हैं सभी साझेदारों के जो अनुपात हैं उनमें कुछ कमियां हैं। थर्ड कैटेगरी होती है कि जब किसी नए साझेदार के आने से जो पुराने साझेदार हैं
उनमें कुछ साझेदारों के कार्य पर परिवर्तन पड़ता है। जैसे हम लोग एक एग्जाम्पल के लिए मानते हैं कि एक साझेदार विक्रय करने के लिए नियुक्त किया है। अब एक और नया साझेदार फर्म में जुड़ता है, वो भी विक्रय से जुड़ा हुआ है। यानी पहले जो कार्य की लोडिंग थी वो एक आदमी एक साझेदार पे थी, अब दूसरे के आने से जो कार्यभार है बढ़ जाएगा। तो ऐसी स्थिति में जो जिस साझेदार को लाभ हो रहा है वो तो चाहता है कि नया साझेदार आए, लेकिन बाकी साझेदार जो हैं जिनको बेनिफिट नहीं हो रहा वो उतने फेवर में तो नहीं रहे। तो ये थर्ड कंडीशन बनती है असमान अनुपात। यानी नए साझेदार के आने पर कोई साझेदार ज्यादा हिस्सा दे रहा है, कोई कम दे रहा है, यानी एक असमान अनुपात। चौथी कंडीशन बनती है कि जब फर्म में नया साझेदार प्रवेश करता है और वह किसी एक साझेदार से हिस्सा प्राप्त करता है, तो ऐसी स्थिति में नए साझेदार के आने का जो भी पूरा प्रभाव पड़ेगा वह केवल एक साझेदार के ऊपर पड़ेगा, यानी केवल एक साझेदार के हिस्से में से जो है कमी आएगी। तो ये जो पहला परिवर्तन होता है लाभ विभाजन का नया अनुपात, यानी फिर से एक नया समझौता तैयार किया जाएगा। लाभ बांटने का जो ढंग है वह चेंज होगा। किसी साझेदार के हिस्से में कमी आएगी, यानी वह त्याग करेगा। किसी साझेदार का हिस्सा बढ़ भी सकता है, यानी वह प्राप्त करेगा। सेकंड आती है ख्याति का मूल्यांकन एवं लेखांकन। ख्याति के बारे में हम लोगों ने पिछले चैप्टरों में पढ़ा है कि ख्याति एक प्रसिद्धि, एक पहचान होती है। जिस तरीके से एक सामान्य व्यक्ति को उसके कार्य और गुण के आधार पर लाइफ में मिलती है, उसी प्रकार से व्यापार में व्यक्ति की जो कार्य क्षमता है, कार्य करने की शैली है, व्यवसाय करने का ढंग है, इसका लाभ जो है उसे व्यापार में मिलता है। तो व्यापार से होने वाली जो प्रसिद्धि होती है इसे हम ख्याति कहते हैं। लेकिन इस चैप्टर में सबसे बड़ी बात जो भी मैंने थोड़ी देर पहले की थी कि एक फर्म जो कुछ लोगों ने मेहनत की, स्थापित की, लेकिन जब वह फर्म सफल हो गई, लाभ देने लगी, तो जो नया व्यक्ति फर्म में प्रवेश करता है उसे सब कुछ बना बनाया मिला। यानी एक पेड़ आपने लगाया था, उसमें पानी आपने दिया था, उस पर मेहनत आपने की थी, लेकिन जब उसमें फल लग गए, फूल लग गए, फल लग गए, तो उसे लेने वाले कई खड़े हो गए, जबकि मेहनत तो के लिए आपने की। तो इसलिए जो पुराने साझेदार हैं वह अपनी मेहनत का कुछ प्रतिफल चाहते हैं। तो इसके लिए जब नया साझेदार फर्म में प्रवेश करता है तो उसे पूंजी की राशि देना पड़ती है, यानी वह फर्म में पूंजी लगाएगा। इसके अतिरिक्त कुछ राशि ख्याति के रूप में देना पड़ती है, और इस ख्याति पर जो है पुराने साझेदारों का अधिकार होता है। वो चाहे तो फर्म में रहने दें, वो चाहे तो फर्म से निकाल ले, लेकिन उस ख्याति पर उन्हीं पुराने साझेदारों का अधिकार रहेगा। तीसरी चीज आती है संपत्ति एवं दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन। जब भी नया साझेदार फर्म में प्रवेश करता है तो वह संपत्ति और दायित्वों के वास्तविक मूल्यों से परिचित होना चाहता है कि जिस डेट में उसने फर्म में प्रवेश किया है उसमें संपत्ति और दायित्वों के मूल्य क्या है। 11th में आपने चैप्टर पढ़ा है ह्रास, स्थायी संपत्तियों के मूल्य में होने वाली कमी। अब यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि एक मशीन है, 1 लाख रुपए की है, एक वर्ष में 10% की कमी आ रही है, यानी 1 लाख की जो संपत्ति है 10% यानी 10,000 की कमी होके 1 साल के बाद वो 90,000 की बचना। 1 साल में 10,000 की कमी हो रही है, यानी 6 माह में 5,000 की कमी है। अब नया साझेदार जिस दिन प्रवेश कर रहा है 5,000 की कमी हो चुकी है, यानी वो संपत्ति अब 1 लाख की नहीं है, 95,000 की।
तो इस तरीके से जब नया साझेदार फर्म में प्रवेश करता है तो जितने भी फर्म के पास संपत्ति और दायित्व होते हैं उनका फिर से मूल्य आंका जाता है। उस मूल्य के आंकने पर जो भी कमी हो रही है, जो भी वृद्धि हो रही है, लाभ हो रहा है, नुकसान हो रहा है, उसका एक रिजल्ट निकाला जाता है कि जैसे मशीन में 5000 का नुकसान है, यानी 5000 की कमी हो गई। कुछ संपत्तियों के मूल्य बढ़ भी सकते हैं, तो इसका एक रिजल्ट निकाला जाता है और वो जो भी रिजल्ट आता है पुराने साझेदारों में बांट दिया जाता है। चौथे नंबर पे आता है साझेदारों के पूंजी खाते तैयार करना। तो जब एक नया साझेदार फर्म में जुड़ जाता है तो फिर से साझेदारों के पूंजी खाते तैयार किए जाते हैं। पहले पता चला 4 साझेदार थे, अब एक और जुड़ गया तो 5 साझेदारों के पूंजी खाते बनेंगे। तो नए सिरे से पूंजी खाते तैयार किए जाते हैं। नया चिट्ठा, जब ये तमाम परिवर्तन नए साझेदार के आने पर होते हैं तो फिर से फर्म का नया चिट्ठा यानी बैलेंस शीट तैयार की जाती है और जो भी परिवर्तन हुए हैं, जैसे संपत्ति और दायित्वों के मूल्य कम हुए हैं, बड़े हुए हैं, उन परिवर्तनों को समायोजित किया जाता है। इसी तरीके से दायित्व पक्ष में भी एक और साझेदार की पूंजी बढ़ जाती है। नया साझेदार यदि पूंजी और ख्याति के रूप में नगद राशि लाया है तो आपके जो फर्म की रोकड़ है बढ़ जाए। तो इन तमाम परिवर्तनों को समायोजित करने के लिए नया चिट्ठा